तो अब हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी इससे पहले वाले क्लास में कि ओम का नियम क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। ओम का नियम और प्रतिरोध हो गया था, तो आज हम प्रतिरोध से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक और उसमें टॉपिक है प्रतिरोध में, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। तो मैंने आपको ओम के नियम के द्वारा बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। मैंने बताया था ओम के नियम के कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो, ठीक है, तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक ना। तो V इज इक्वल टू क्या आया था, IR, वेयर R इज कांस्टेंट एंड R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, इतना हो गया था। अब R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि V नियतांक हो, V क्या हो, कांस्टेंट, V को हम नियत कर दें, मतलब नियत करने का मतलब अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही उसको हम रखेंगे, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा, मतलब प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अगर आपको धारा, तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो अगर आपको धारा को घटाना है तो R को बढ़ा दीजिए, अगर I को बढ़ाना है तो R को घटा दीजिए। यही होता है परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब कि विभवांतर को नियत रखते हुए, ठीक है, विभवांतर को नियत रखते हुए धारा को नियत करने के लिए प्रतिरोध को जो बढ़ाया या घटाया जाता है उसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। फिर से ऐसे अच्छे से अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि चालक तार के सिरों का विभवांतर नियत हो, यदि चालक तार के सिरों का विभवांतर नियत हो तो धारा को नियंत्रित करने के लिए घटाया या बढ़ाया जाने वाला प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसे आप क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। किसको नियंत्रित करने के लिए, धारा को, और क्या नियत रखकर, विभवांतर, ठीक ना। तो जिस प्रतिरोध को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध। किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। और उसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। आप जब 12th में एक्सपेरिमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर आपको धारा नियंत्रक दिखाया जाएगा, ठीक है। धारा नियंत्रक वहां पर आपको दिखाया जाएगा। शायद वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं शायद, ठीक ना, कंफर्म नहीं है, भूल गया। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, ऐसा प्रतिरोध जो क्या हो, परिवर्तित हो, ठीक है। किसको नियंत्रित करने के लिए, धारा को। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि विभवांतर को नियत रखते हुए धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाने वाले प्रतिरोध को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध की विशिष्टता यह होती है, विशेषता यह होती है कि ये घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद एक बार किताब पढ़िए, उसके बाद अपना खुद से एक डेफिनेशन बनाइए और उसे लिखिए, ठीक है। समझ में आया परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। परिवर्ती प्रतिरोध वह होता है जिसे धारा को नियंत्रित करने के लिए घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक ना। और वह युक्ति जो धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में प्रयोग करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं हम, धारा नियंत्रक। वह युक्ति जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन मैं उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा देता हूँ, ठीक ना। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाने के बाद फिर मैं विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा दूंगा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि जब प्रतिरोध चल रहा है तो इसका संयोजन भी हो जाए, फिर एक नया टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ लें प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक ना। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब आप ढेर सारे प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। एक दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो क्या होता है श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक ना। और उसका जो फार्मूला आएगा उसे हम प्रूफ कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक, क्या होता है, तो जब एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हमने क्या डिफिनीशन में बोल दिया, अब हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। जब एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को, देखो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ठीक है। जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दूसरा प्रतिरोध, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। थोड़ा इसको और ठीक है। इस प्रतिरोध का नाम है R1, इस प्रतिरोध का नाम है R2 और इस प्रतिरोध का नाम है R3। ये प्रतिरोध R1 का है, ये R2 का है और ये R3 का है, ठीक ना। इसमें मान लो बहने वाली धारा है I, बहने वाली धारा कितनी है I, और जो हमने बैटरी लगा रखी है उसकी वोल्टता है V, उसकी वोल्टता कितनी है V, और इसमें जो हमने, और इस V वोल्टता की बैटरी से जो धारा निकल रही है, उस धारा कितने की निकल रही है I की, कैपिटल I लिख दो, कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल, कुछ भी लिखा होता है, ठीक ना। और एक हम एम्पियर मीटर लगा देते हैं। आपको बताया गया है ए मतलब एम्पियर, एम्पियर मीटर क्या होता है, जो धारा को मापता है, जिसका कार्य होता है धारा का मापन करना। V ये जो लिखा है वो वोल्ट मीटर है, इसका काम होता है वोल्टता को मापना। ये V1 R1 के वोल्टता को बताएगा, ये V2 R2 की वोल्टता को बताएगा और ये V3 R3 की वोल्टता को बताएगा, और ये अमीटर बहने वाली धारा को बताएगा, ठीक ना। क्लियर है। हम इसमें क्या देखेंगे, तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ये कौन सा क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम, मतलब इसमें प्रतिरोध के दूसरे को दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, और रहेगा तो तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसमें अब ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें हम निकालना चाहते हैं तुल्य प्रतिरोधक, तुल्य प्रतिरोधकता, ठीक ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन तीनों की जगह कौन सा ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए, एक ही प्रतिरोध लगाया जाए जो इन तीनों के बराबर का काम करे।
मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं कि इन तीनों को मिला के कुल कितना होगा। बात समझ में आ रही है? ये तीनों को मिलाया जाएगा तो कितना होगा, कितने प्रतिरोध, कितने ओम के बराबर का प्रतिरोध निकल के आएगा इन तीनों को जोड़ने से। बात समझ में आ रही है? ये 5 का है, ये 10 का है, ये 2 का है मान लो, तो अब इन तीनों को जोड़ के कुल कितना आएगा हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक ना। तो हम निकालेंगे तो उसी जो आएगा एक अकेला आएगा, इन तीनों का एक तुल्य आएगा, उसी को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक ना। वो तुल्य प्रतिरोध का काम क्या होगा, ये इन तीनों के बराबर का काम करेगा। इन तीनों को लगाओ या उस एक को लगाओ, बात बराबर होगी, ठीक ना। तो हम निकालना चाहते हैं, तो कुछ पहला तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो हमने इसकी परिभाषा दे दी कि दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दूसरी बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है। ये एम्पियर मीटर चाहे R1 के बाद लगाओ, चाहे R2 के बाद लगाओ, चाहे R3 के बाद लगाओ, सब में एक समान धारा बहेगी। मतलब ये I तीनों में सेम जाएगा, ठीक। परंतु वोल्टता, प्रतिरोधों की वोल्टता अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान बहती है, लेकिन प्रतिरोधों की वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, V। भाई मान लो तुम्हारे पास 10 बिस्किट हैं, तो तुम 5 लोग हैं, तो उनमें से 10 में से ही बांटोगी ना। उन 5 को जोड़ने के बाद मान लो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, तुम्हारे पास 10 बिस्किट हैं, तो उनको बांटना है, तो कितना बिस्किट बांट पाओगी, 10। और तुम उनको बांट दोगी तो उन तीनों का जोड़ने पर 10 ही आएगा, ठीक। तो वही बात है, यहाँ पर कितना है वोल्टता, V, ठीक ना। तो V से ही निकल के V1 V2 V3 हुआ है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना होगा, V, ठीक ना। तो अब हम डिराइव करते हैं कि Req का मतलब R इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य प्रतिरोध हिंदी में, ठीक ना, कितना होगा, ठीक है। तो वैसे तो मिटाना नहीं चाहिए, इसका छोटा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमने ओम का नियम पढ़ रखा है, ठीक है, तो हम उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने बताया कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना होगा, V। ठीक है, V1 कितना होगा, V1 में अच्छा V बराबर क्या होता है, पहले ये ध्यान रखो, IR। ओम के नियम को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, उसका यहाँ पर उपयोग होगा। तो पहले प्रतिरोध को देखेंगे, तो वहां पर वोल्टता कितनी है, V1। धारा कितनी जा रही है, I। धारा दोनों में हमने विशेषता में बताया, श्रेणी क्रम की विशेषता ये होती है कि उसके सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा बहती है, लेकिन सभी प्रतिरोधों की वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वोल्टता तो V1 V2 V3 हो गया, लेकिन उसमें धारा एक समान बही, और वो कितना बह रहा है, I, ठीक ना। तो यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, तो दिखा देते हैं, यहाँ भी I बह रहा है, I, और यहाँ भी, ठीक है। तो V बराबर IR ओम के नियम से, तो V1 बराबर, और V तो पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ लिख देते हैं, ये ओम का नियम। चलो इसको डिराइव करते ही चलते हैं। तो हम ओम का नियम जानते हैं,
क्या जानते हैं ओम का नियम, V बराबर आई आर। ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए पहले प्रतिरोध में V कितना है, V1। I तो I के ही बराबर है, लेकिन R कितना है उसका, R1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1। ऐसे ही दूसरे के लिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, I R2। ऐसे ही तीसरे के लिए V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3। समझ में आ रहा है ना, V1 V2 V3। ओम का नियम हम जानते हैं, V बराबर आई आर। सब में हमने वोल्टता निकाल ली, V1 बराबर आई R1। वोल्ट बराबर प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, उस प्रतिरोध में धारा गुणे वो प्रतिरोध बराबर उस प्रतिरोध की वोल्टता। आपको जिस प्रतिरोध की वोल्टता निकालनी है, जिस प्रतिरोध की आपको वोल्टता निकालनी है, उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध का अगर गुणा कर दें आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस प्रतिरोध की वोल्टता। जैसे हमें R1 की वोल्टता निकालनी है, तो R1 की वोल्टता V1 बराबर इसमें बहने वाली धारा I गुणे वो प्रतिरोध R1। ऐसे ही R2 और R3। ठीक, ये समझ में आया, ठीक ना। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो समीकरण 1 में इन तीनों मानों को रखने पर, ये तीनों जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इन तीनों को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, मान लो कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है। देखो, अब एक दूसरा हम डायग्राम बनाए हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये, इसके मतलब ये है, इसका मतलब कि R1 R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना है, Req। R1 R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना है, Req। इसकी वोल्टता कितनी है, V, और इसमें धारा कितना बह रहा है, I। तो यहां पर V इज इक्वल टू I R EQ हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R EQ। अच्छा, EQ को देख के कंफ्यूज मत होना। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, या EQ की जगह आप हिंदी में तुल्य भी लिख सकते हो। ठीक ना, तुल्य का मतलब मैंने बताया कि तुल्य का मतलब ये होता है कि उन तीनों की जगह पर, इन तीनों की जगह पर ऐसा कौन सा प्रतिरोध रखा जाए, चाहे वो प्रतिरोध कितना होगा, जो इन तीनों के बराबर का काम करेगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है, REQ का मतलब। ठीक, तो REQ लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये भी प्रतिरोध ही है। ठीक ना, मतलब ये कौन सा वाला है, तुल्य वाला है, ये पता चल रहा है हमें यहां से। ठीक ना, क्या यहां से I कॉमन है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन हो जाएगा, मतलब बचेगा, ये I से I कट जाएगा। तो REQ इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और है तो औरों को हम जोड़ते जाएंगे, अगर R4 है तो R4, R5 है तो प्लस R5। ठीक ना, मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जितने प्रतिरोध, अगर 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं तो सबको जोड़ दो, उसके बराबर क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है, तो नीचे लिख देंगे, अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इससे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और ये श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया, ठीक। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन।
अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक, आज श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन खत्म कर दिया जाए। अब हम क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लिया जाए। ठीक ना, पहले डायग्राम बना दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं होता क्या है। तीन प्रतिरोध है हमारे पास। पहले समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या हो जाएगी ये देख लें। तो यदि विभिन्न प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक अन्य बिंदु से जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये तीनों हैं, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु से जुड़ा है, तो ये संयोजन क्या होगा? समांतर। मतलब तीनों का एक ही पॉइंट से, फिर वो तीनों भी एक पॉइंट से। ठीक है, ऐसा रहे तो समांतर है। समांतर में भाई मान लो यहाँ ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो जब मान लो यहाँ से धारा I जा रही है और इस बैटरी की वोल्टता V है, तो यहाँ से धारा जब जाएगी तो अब समझ लो थोड़ा क्या होगा। ये तो वोल्टमीटर वोल्टता बताएगा इन तीनों की वोल्टता को। ठीक ना, और जब ये धारा जाएगी यहाँ पर तो क्या इसके पास तीन पाथ हैं, तीन रास्ते हो गए, तो ये धारा तीनों रास्तों में बट जाएगी। ठीक ना, वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही रास्ता था तो एक ही रास्ते से निकल गई, लेकिन यहाँ पर रास्ते अलग अलग हैं तो किसी एक में न जाकर सब में थोड़ा थोड़ा बट जाएगा। ठीक ना, तो इसमें मान लो कितना धारा गया, I1, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, अब क्या, तो इससे फिर ये हम पता यहाँ एम्पियर मीटर जो है इसमें भी देख के लगा सकते हैं, इन तीनों में धाराएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि धाराएं क्या होंगी, तीनों में अलग अलग। लेकिन जब V को देखेंगे ना तो ये V किसको बता रहा है, पहले में का भी बताएगा, दूसरे में का भी बताएगा, तीसरे में का भी बताएगा। ये देखेंगे कि हमें ये देखने को मिलता है कि इन तीनों की वोल्टता एक समान है। तो इसमें क्या हो गया, दूसरा, पहला तो ये हो गया समांतर क्रम की परिभाषा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो गई समांतर क्रम में, कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता, प्रतिरोधों की वोल्टता एक समान, परंतु उनमें धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। मतलब तीनों में वोल्टता एक समान होगा समांतर में, लेकिन धाराएं क्या होंगी, अलग अलग। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया? इन तीनों में धाराएं अलग अलग लेकिन वोल्टता एक समान। अब हम देखें कि इन तीनों की जगह एक कौन सा प्रतिरोध हम यूज कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, R इक्विवेलेंट, R तुल्य। ठीक ना, तो देखते हैं। तो यहां पर, यहां से मान लो जो धारा जा रही है यहां पर बट गई, तो क्या इन तीनों को जोड़ने पर ये I मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। मान लो यहां से 10 सेब लुढ़क के जा रहे हैं, तो यहाँ 5 गए, यहाँ 3 गए, तो यहाँ कितने जाएंगे, 2 ही जाएंगे क्योंकि 10 ही है, तो वही समझ लो। ठीक ना, जिस हिसाब से कि भाई यहां से जितनी जाएगी यही तीनों में बटेगी, तो I1 + I2 + I3 किसके बराबर हो जाएगा, I के। ठीक ना। अच्छा, अब हम ओम के नियम से क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, V = I/R। हमें निकालना है I1, I2 और I3।
लेकिन यहाँ भी V है, ध्यान रखना है कि यहाँ भी वोल्टता V है, यहाँ भी V है और यहाँ भी वोल्टता V है। ठीक, तो अब नेक्स्ट, तो पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या है, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो I1 निकालना चाहते हैं तो V तो सेम है, R की जगह क्या हो जाएगा, R1। ऐसे ही दूसरे के लिए, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ऐसे ही तीसरे में I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो I1, I2, I3 की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या किया जाए, रख दिया जाए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर I1, I2, I3 की वैल्यू को, मतलब के मान को पहले समीकरण में रखने पर, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अच्छा, अब I की बात करते हैं, I क्या होगा। मान लो इन तीनों की जगह हम एक प्रतिरोध ले रहे हैं जिसका नाम है Req, उसमें धारा कितनी जाएगी, I, और उसकी वोल्टता कितनी होगी, V। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक ना, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और उसके लिए नीचे EQ। ठीक ना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन Req। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर तीनों की जगह एक लगाओगे तो बैटरी वही है, तो वोल्टता V रहेगी, बैटरी से धारा भी I निकलेगी। क्यों, क्योंकि इन तीनों के बराबर का ही हम यहाँ पर प्रतिरोध लगाएंगे, वही बराबर देखना चाहते हैं कितना होगा। ठीक ना, तो V अपॉन Req, Req का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ R इक्विवेलेंट। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक, तो क्या यहां से V कॉमन है, V क्या है, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यहां पर जो भी EQ लिख देंगे हम, ठीक ना। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 5, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो 1/r बराबर 1/2 धन 1/4 धन 1/6, वहां से 1/r को फिर r में बदलकर मान निकाल लेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये रहा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। ओम के नियम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसको सिद्ध करने में, ठीक ना। तो इसको पढ़ने के पश्चात हम अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक ना, क्योंकि ये ओम के नियम और प्रतिरोध से ही जुड़ा हुआ टॉपिक था, तो मैंने इसको पहले कवर कर लिया, ठीक ना। अब इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम देखेंगे कि जो हम तार की भौतिक अवस्थाएं नियत कर दे रहे हैं, तो अगर वो भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित करें, जैसे में क्या क्या, लंबाई, तापमान और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो वो परिवर्तित करने पर तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।